नमस्कार। सोशल इशूज़ PT 365 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम कर रहे हैं और यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स का पूरे सोशल इशूज़ को सिर्फ एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो होगा बट कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट हिंदी में मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा यहाँ पे। और ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल मैंने नोट्स बना दिया है। बाकी PT 365 को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट तो खैर अभी नहीं बनाया बट बना दूंगा मैं। और आप पीछे वीडियोस में जाइए और पीछे जाते जाइए। रिसेंटली 14 तारीख से हमने शुरू किया है और पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम कर चुके हैं एंड दिस इज सोशल इशू। इसके बाद हमारे पास बचता है कल्चर एंड साइंस एंड टेक, उसको हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग IAS PCS फैक्ट्री। द फर्स्ट is the medical termination of pregnancy amendment act 2021, MTPA जिसे आप कहते हैं, जो 1971 में आया था। क्या बदलाव किए गए हैं? एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है जो सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इसका गठन करेंगे। मेडिकल बोर्ड का क्या काम होगा इसका, ताकि अगर प्रेगनेंसी 24 वीक से ज़्यादा का हो गया है तो उस समय क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए या ना टर्मिनेट किया जाए, इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड हमारा है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट पे 2021, इसमें क्या किया गया है कि सरोगेसी को डिफाइन कर दिया गया है कि सरोगेसी है क्या। अब आप बताइए सरोगेसी क्या। सरोगेसी का मतलब ये बताया गया है कि एक महिला जो किसी बच्चे को जन्म देती है एक ऐसे कपल के लिए जिनके पास कोई संतान नहीं है, और जब जन्म हो जाता है तो उनको सौंप देती है। यही सरोगेसी का मतलब बताया गया है। एक बोर्ड की गठन की बात कही गई है जिसका नाम है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जितनी भी सरोगेसी क्लिनिक्स होंगी उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सरोगेट जो मदर होगी उसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल रखा गया है, जैसे जो माता जन्म देगी बच्चे को कि वो खुद शादीशुदा होनी चाहिए, उसका अपना संतान होना चाहिए, उस महिला का उम्र 25 साल से लेकर 35 साल के बीच होना चाहिए, वह महिला सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बनेगी और उसके पास फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, सरोगेसी से संबंधित भारत अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ करता है लेकिन कॉमर्शियल सरोगेसी एंड सरोगेसी फॉर द फॉरेन नेशनल्स को अलाउ नहीं करता है, विदेशी लोगों के लिए नहीं करता है। और पैसे लेकर के या कोई भी चीज़ जो पैसे के बदले आप देते हैं, अनाज या कुछ भी, ऐसे सरोगेसी को अलाउ नहीं करता है। आप ये करते हैं कि अल्ट्रुइज्म के तौर पे अगर आप सरोगेसी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो ठीक है। जैसे कि हमारा अभी ये प्लान चल रहा है PT 365 का। ओके, अगला है हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या है ना कि रिप्रोडक्शन को असिस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी है। सिंपल शब्दों में नाम से ही क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बाहर से जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है उसको डालना, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझ रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काइंड ऑफ टिश्यू कल्चर होता है और बाद में इम्प्लांट कर देना। नेक्स्ट है एक पेपर, और यह पेपर है कोविड-19 पैंडेमिक एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एशिया एंड पैसिफिक। बस इतना पूछा जाएगा ये पेपर किसके द्वारा लाया गया, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसने कहा है कि जो वायलेंस है वो बढ़ गया है। ओके, नाउ वुमेन के अगेंस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। बैकग्राउंड में देखें तो एक एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। भारत सरकार लाई थी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। किस प्रावधान के तहत ये लाया गया, तो संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लियरली कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो उसी के तहत ये एक्ट को पारित किया गया। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल वायलेंस है, इसमें फिजिकल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल, यानी कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। और इसमें कौन सी महिला आएगी, तो इसमें सारी महिलाओं को शामिल किया गया है। इनफैक्ट अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसके साथ भी किसी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है या वायलेंस होता है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और अगर किसी महिला का बच्चा है
तो उसको भी इसके तहत रिलीफ देने की प्रावधान किया गया है। और ये भी प्रावधान है कि साइमल्टेनियसली एक कंप्लेंट वो फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 498A IPC, जिसमें ये कहा गया है कि हस्बैंड या हस्बैंड का कोई सगा संबंधी महिला के खिलाफ अत्याचार करता है, क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन, तो उसके खिलाफ वो शिकायत दर्ज कर सकती है। भारत ने सीडॉ को 1993 में रैटिफाई कर दिया था। ये एक कन्वेंशन है जो फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसका मतलब है। आगे हमारा टॉपिक है PCPNDT एक्ट 1994। देखते होंगे सेक्स रेशियो की अक्सर बात चलती है। इसका मतलब होता है कि प्री कॉन्सीव्ड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट 1994 में ये लाया गया था। तो ये बेसिकली बैन करता है कि आप कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करेंगे, सेक्स रेशियो को बेसिकली मेंटेन करना था। एग्रीकल्चर, महिलाओं, अभी एक टर्म आपने सुना होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 30% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया है 2019-20 में, लेकिन अगर देखेंगे तो ओनली 14%, मात्र 14% जो एग्रीकल्चर की जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वो महिलाओं के द्वारा ओन किए जाते हैं, और वो भी जो इसके 14% का जो 90% है वो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स हैं, यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम है। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें हमारी इकॉनमी की, तो एग्रीकल्चर में अभी टोटल कितने लोग हैं, तो 45.6% 2019-20 में, जो इसके पिछले साल से इंक्रीमेंट है। एक साल पिछले का देखेंगे तो इंक्रीमेंट है। ओके, नाउ अगला टॉपिक है परमानेंट कमीशन महिलाओं को। देखिए, महिलाओं को ऑलरेडी जो भी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन पहले से ही मिला है एयरफोर्स और नेवी में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, बबीता पुनिया केस, फरवरी 2020 की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और वुमेन ऑफिसर्स को भी आर्मी में परमानेंट कमीशन देना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग द कमांड रोल्स में भी रहेंगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड आर्मर्ड कॉर्प्स, इसमें जो मतलब यहाँ पे अभी भी महिलाएं सर्व नहीं कर सकती हैं। इनके कॉम्बैट विंग्स जो मोस्ट फॉरवर्ड लोकेशंस पे हैं, क्योंकि एडवर्सरियल काफ़ी सिचुएशंस होती हैं यहाँ पे। ओके, मे बी इन फ्यूचर वहाँ पे ग्रांट कर दिया जाए। SSC का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ये पहले का प्रोविज़न था, जिसमें कि 10 साल महिलाएं काम करती थीं और 4 साल एक्सटेंशन दे दिया जाता था, उनकी इच्छा के ऊपर था। लेकिन अब जब परमानेंट कमीशन मिल गया है तो आर्मी में अब वो रह सकती हैं टिल देयर रिटायरमेंट एज, IMA और NDA को ज्वाइन कर सकती हैं। वुमेन का अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अराउंड 6% नेवी में है, एयरफोर्स में अराउंड 1 पॉइंट समथिंग है, और आर्मी में सबसे कम है। यानी तीनों में सबसे ज़्यादा नेवी, देन एयरफोर्स एंड देन आर्मी। वेट, काफ़ी साउंड आ रहा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चाइल्ड मैरिज। उड़ीसा ने एक प्लान को रोल आउट किया है और इसने कहा है कि 2030 तक हम चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा जो बच्चों मतलब कम उम्र में यानी बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो वो है कि बाल विवाह, 1/3 यानी कि अराउंड 33% सिर्फ भारत में होता है पूरे वर्ल्ड का। एक एक्ट पारित किया गया था 2006 में जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें बॉयज़ के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18 एज रखा गया था। और ये मतलब इसमें एक प्रोविज़न है, जैसे आप सुनते होंगे कि अच्छा तो इतना चाइल्ड मैरिज हो रहा है और फिर भी एक्ट है, तो फिर कानून क्या कर रहा है। तो देखिए होता ये है ना कि अगर मान लीजिए अंडर एज मैरिज हो रहा है, कोई लड़की है जो 18 साल से मान लीजिए कम की है, अभी तो प्रोविजंस में बदलाव किए गए हैं, न्यू चेंजेज, और वो कौन सी कमेटी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मान लीजिए कि जैसे 21 साल के नीचे का लड़का है, उसका अंडर एज मैरिज हो रहा है, तो वो वैलिड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक कि वो माइनर कंप्लेंट ना करे। यानी एक तरह से ऐसा बना दिया गया है कि अगर उनकी मर्जी से हो रहा है तो ठीक है, और अगर अगर कंप्लेन कर देते हैं तो उस मैरिज को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाउ चिल्ड्रन के अडॉप्शन को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसका कोई परिवार ही नहीं है, तो उसका गार्जियन कौन होगा, तो स्टेट उसका गार्जियन होता है। अगला है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत आता है,
और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली एडॉप्शन के चीज़ों को देखता है। इनफैक्ट एक देश से दूसरे देश में इंटर कंट्री एडॉप्शन को भी ये डील करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करती है, वही वैसे चिल्ड्रंस की मदद करती है जो नीड, मतलब जिनकी ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं ना, इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको मदद करती है। यूएन कन्वेंशन है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कब आया तो 1992 में। हेग कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो इंटर कंट्री एक देश से दूसरे देश में बच्चों को अडॉप्ट करने से, ये 1993 में आया। बीजिंग रूल्स का संबंध किससे है, तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का रूल है फॉर द जुवेनाइल जस्टिस। ओके, अगला है जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2015। बेसिकली 2015 के एक्ट को ये अमेंड करता है। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहले कोर्ट था, अब डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर दे दी गई है कि वो एडॉप्शन के ऑर्डर्स को इशू करेंगे, क्योंकि कोर्ट में ना बहुत टाइम लग जाता था, तो फास्ट प्रोसेस होगा, इसके लिए करेंगे। और डीएम को ये पावर न सिर्फ भारत के अंदर करना होगा, भारत और भारत से अगर किसी दूसरे देश का भी मतलब एडॉप्शन के मैटर्स को डील करना हो तो वो भी डीएम ही करेंगे। और जितने अपराध होंगे, ऑल ऑफेंसेस विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। नाउ अगला हमारा थीम है चाइल्ड लेबर। हर साल आपको पता है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, और इस पे एक कमेटी बनाई गई थी, गुरुपद स्वामी कमेटी 1979 में, और एक रिपोर्ट आया अभी जिसका नाम है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020। यह जारी किया गया ILO यानी एंड यूनिसेफ के द्वारा। नाउ ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में। ILO कन्वेंशन 138 यह मिनिमम एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट है, एंड ILO कन्वेंशन 182 ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर पे है, और इन दोनों को भारत ने रेटिफाई कर दिया है। चाइल्ड लेबर अमेंड किया गया था, चाइल्ड लेबर एक्ट को, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। तो इसमें यह कहा गया कि अगर कोई बच्चा 14 साल के नीचे का है तो उसको आप किसी भी ऑक्यूपेशन में नहीं लगा सकते हैं, यानी कि प्रोहिबिट्स द चिल्ड्रन बिलो 14 एज इन ऑल ऑक्यूपेशंस। एंड अगर कोई एडोलेसेंट बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से 18 वर्ष की है तो उसको आप नॉर्मल वर्क में तो लगा सकते हैं, बट हजार्डस ऑक्यूपेशंस में उसको नहीं लगा सकते हैं। अगला हमारा थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कमेंट मांगा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल 2021 पे, और अगर करंटली देखेंगे तो ये इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैटर को कौन डील करता है, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ITPA बना था, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो इसके तहत आता है। एक नाम सुना होगा आपने, उज्ज्वला स्कीम। ये PM उज्ज्वला की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल उज्ज्वला है ये। तो उज्ज्वला स्कीम 2007 में आई थी। इसमें बेसिकली ट्रैफिकिंग से संबंधित है, इतना आप जान लीजिएगा, ताकि कॉम्बैट किया जा सके, रेस्क्यू किया जाए और उनका रिहैबिलिटेशन हो, और NGO के तहत इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है और एंटी ट्रैफिकिंग सेल, नॉट MWCD। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंतर्गत नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, पोक्सो आया, तो पोक्सो 2012 किस पे अप्लाई होता है, तो 18 साल से कम के बच्चों पे अप्लाई होता है। अच्छा, पोक्सो 2012 का थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस डिसीजन को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया बेसिकली, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही एक यूं कहें कि भद्दा सा, मुझे लगा था वो बहुत ही भद्दा सा उन्होंने जजमेंट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया उसको उसको क्वैश करके। उसने ये कहा था कि अगर कोई, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर स्किन टू स्किन पेनिट्रेशन नहीं होगा तो हम उसे पोक्सो के अंतर्गत नहीं ट्राई करेंगे, उसको ट्रायल उसका पोक्सो के अंतर्गत नहीं करेंगे। तो चूंकि पोक्सो में क्या है, नॉर्मल जो ट्रायल होगा और पोक्सो में ट्रायल होगा, तो अंतर ये होता है कि पोक्सो में काफ़ी सीवियर पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो ये तो बहुत, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसका तो बहुत मिसयूज होने लगेगा। कोई भी आकर के प्रूफ कर देगा कि हम स्किन टू स्किन पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, और ये सेक्शन 7 पोक्सो एक्ट में है, स्किन टू स्किन। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेक्शन 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट कवर्स बोथ डायरेक्ट टच एंड इनडायरेक्ट टच। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट टच इसमें इन्वॉल्व है। ओके, अगला थीम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट, ये यूनिसेफ ने जारी किया। नेक्स्ट है हमारा पीपल विद डिसेबिलिटी, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं। भारत में आबादी 2.21% है टोटल पॉपुलेशन का, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक इनिशिएटिव जारी किया है जिसका नाम है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके।
एक अभियान चला था जिसका नाम है सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये पीडब्ल्यूडी से संबंधित है। बस आप इतना याद रखिए। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी जो पहले का एक्ट था उसमें बदलाव किया गया था। तो इसमें यह कहा गया कि जो गवर्नमेंट जॉब से उसमें रिजर्वेशन को हम 3% से बढ़ा करके 4% कर देते हैं, और जो गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें हम रिजर्वेशन को 5% कर देते हैं। इसमें इवन डिजेबिलिटी को भी 7 से बढ़ा करके 21 टाइप का डिजेबिलिटी कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इसकी तारीफ भी की गई थी। आगे देखेंगे तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पीडब्ल्यूडी, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। अगला टॉपिक है, थोड़ा सा माइग्रेंट्स भी दिया था, तो वन नेशन वन राशन कार्ड। ये बेसिकली ये है कि कहीं भी पोर्टेबल है, पूरे देश में कहीं भी आप, पहले क्या है ना कि आपको वहीं पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है पीएम श्रम योगी मानधन, बेसिकली ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, सोशल सिक्योरिटी, इट गिव्स सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। देन अगला है प्रोजेक्ट चंगाथी। ये जो माइग्रेंट्स लोग होते हैं, जैसे मतलब प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए केरला में ये लिटरेसी का एक प्रोग्राम है जिसमें उनको मलयालम सिखाया जाएगा। अगला है आयुष्मान भारत, जो 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो पूर्णतः गवर्नमेंट के द्वारा वित्त प्रदत्त है, फाइनेंस्ड है, और ये पूरे देश में इसका फायदा उठाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फॉर दी कैशलेस ट्रीटमेंट। ओके, अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे, गांवों को लौट रहे थे, तो उनको रोजगार की व्यवस्था करने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चलाया गया, और इसमें स्किल मैपिंग की भी व्यवस्था की गई है। नाउ सीनियर सिटीजन या एल्डरली सिटीजन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स 2021 कौन जारी किया, तो ये जारी किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखेंगे एल्डरली पॉपुलेशन का तो वो केरला में है, और सबसे कम बिहार में है। एक टर्म है सिल्वर इकोनॉमी, ये बेसिकली एल्डरली पीपल के लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं, उनके लिए है सिल्वर इकोनॉमी। वयोश्रेष्ठ सम्मान, ये सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल अवार्ड है फॉर दियर कंट्रीब्यूशन। अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, बेसिकली उनको फिजिकल एड्स एंड असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी जो मूवमेंट है उसको आसान बनाया जा सके। अगला है पीएम वाया वंदना योजना, बेसिकली उनकी पेंशन के लिए है। देन सेज, इसका फुल फॉर्म है सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजिन। अगेन दिस प्रमोट्स द सिल्वर इकोनॉमी विच वी हैव टॉक्ड अबाउट जस्ट 1 मिनट अगो। देन हमारा अगला थीम है कि इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, तो इनकी सारी प्रावधान की गई है संविधान की जो 7वीं अनुसूची की लिस्ट 3 है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं उसमें, और आर्टिकल 41 और 42 आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो दोनों डीपीएसपी के पार्ट हैं। 41 में क्या है कि राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस अगर आप ओल्ड एज में हैं, दिव्यांग हैं, इस तरह के सिचुएशंस में, और 42 में मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई है। नाउ आईएलओ का एक कन्वेंशन है 189, इसका संबंध है डोमेस्टिक वर्कर्स से। इंडिया ने इसको साइन तो कर दिया है बट रैटिफाई नहीं किया है। क्यों? अब रैटिफाई कर देता ना तो जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि मेड वगैरह घरों में काम करती हैं तो उनको एक फिक्स्ड देना पड़ता, फिक्स्ड कि इतना से कम आप नहीं देंगे, फिक्स्ड मिनिमम वेज, इतना उनको छुट्टियां देना पड़ेगा, तो कहाँ होता है, जो लोग मन करता है जब हटा देते हैं। ओके, अगला है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये चर्चा में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, इसका मतलब पार्लियामेंट है शॉर्ट हैंड में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग के तहत। अगला थीम है हमारा इंडिजिनस पीपल पे। इस पे एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम था इंडिजिनस पीपल्स फूड सिस्टम। काफ़ी लंबा नाम था, बस इतना से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने जारी किया। और कुछ इंडिजिनस पीपल का नाम ले तो खासी इन मेघालय, भोटिया एंड अनवाल उत्तराखंड में, बाको ये विदेश में हम चले गए कैमरून में, और मेलानेशियंस ये सोलोमन आइलैंड में है। नाउ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs। टोटल इंडिया में देखेंगे तो PVTGs 75 है, और टोटल ST देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब तो 705 है। बस 705 में से 0 हटा देंगे ना तो 75 आ जाएगा, उतने PVTG हो जाते हैं इंडिया में। क्राइटेरिया क्या है कि जो इनके पास टेक्नोलॉजी होती है वो इवन एग्रीकल्चर भी नहीं, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। लिटरेसी मतलब जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी कम है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है आर्थिक रूप से, और जो जनसंख्या है वो या तो घट रही है या स्टैग्नेट कर गई है। नाउ
अगला हमारा थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने ये पुराना न्यूज़ हो गया, 1 साल जब इसका पूर्ण हुआ इसलिए चर्चा में था, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। वैसे इसमें इसने क्या किया था, जुलाई 2020 में ये आया था, के कस्तूरीरंगन आपको पता होंगे, उन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी और ये 21वीं शताब्दी का ये पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 1986 में जो पॉलिसी था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको रिप्लेस करता है। और इसमें GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर द हायर एजुकेशन 50% करने का लक्ष्य रखा गया है बाय 2035। कुछ फैक्ट्स एजुकेशन से देखते हैं। विद्या प्रवेश, यह बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्री स्कूल प्रिपरेशन कराएगा क्लास 1 के छात्रों के लिए। अगला है सफल, यह फाउंडेशनल स्किल्स और बेसिक लर्निंग क्लास 3, 5 और 8 के CBSE स्टूडेंट्स को असेसमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली ये मतलब जो CBSE में पढ़ने वाले 3री, 5वीं और 8वीं के छात्र हैं उनके फाउंडेशनल स्किल्स और बेसिक लर्निंग को ये असेस करेगा। निष्ठा पूरे वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो जितने भी टीचर्स हैं ना उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगला हमारा फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक फॉर्म किया है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, किसके अंतर्गत के कस्तूरीरंगन इसको हेड कर रहे हैं। किस लिए? टू डेवलप द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। मैंने बता ही दिया, यही के कस्तूरीरंगन है जिन्होंने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हेड किया था अभी रिसेंट में। ओके, अगला हमारा फैक्ट है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट यानी AISHE रिपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। स्वयं पोर्टल में क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है। रूषा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये फाइनेंस करता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। हेफा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी 2018, ये टॉप इंस्टीट्यूशंस में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए है। ज्वाइंटली चलाया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कैनरा बैंक के द्वारा। अगला हमारा थीम है इम्प्रिंट इंडिया। ये IITs एंड IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इनका ज्वाइंट इनिशिएटिव है और इसका काम क्या है? टू प्रमोट द ओरिजिनल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। स्पार्क क्या है? तो रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए है। कहाँ पे? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। NIRF 2015 नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है और हायर इंस्टीट्यूशंस को ये रैंकिंग देता है। अच्छा, आपने एसर का नाम सुना होगा अक्सर कि एसर ने ये जारी किया, एसर ने वो जारी किया। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी नाम सुना होगा। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हम सामने सामने 6 बेसिक डिफरेंस को देखते हैं। पहला, एसर जो है वो सिटीजन लीड सर्वे है प्राथम के द्वारा, जबकि NAS NCERT के द्वारा अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कंडक्ट कराया जाता है। एसर हाउस होल्ड सर्वे है, जबकि NAS स्कूल बेस्ड सर्वे है। एसर में 1-to-1 ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि NAS में पेन पेपर पे टेस्ट होता है। एसर में चिल्ड्रन का उन चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया जाता है जो स्कूल से बाहर हो, स्कूल के अंतर्गत हो, वो उनको तो इंक्लूड किया जाता है। बट NAS में सिर्फ उन बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हो या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इनरोल्ड हो। एसर केवल फाउंडेशनल स्किल्स को देखता है जैसे कि रीडिंग्स, मैथ्स, जबकि NAS में वैरायटी ऑफ स्किल्स पे उनका असेसमेंट किया जाता है। एसर केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जबकि NAS पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। नाउ अगला हमारा टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको रिलीज किया और इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, यानी कि 2 हो गया है। और आपको पता होगा कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ये कई बार पूछा जा चुका है, वो 2.1 है। बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ना कि अपने रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कोई महिला कितने बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि आपके जो माता हैं उनके कितने संतान हैं, उसका एवरेज सारी माताओं का निकाल दिया जाए तो अभी 2 हो गया है। यानी कि भारत में समझ लीजिए कि एक पेरेंट्स का ऐसे समझ लीजिए कि 2 बच्चे। और ऐसा कहा गया रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि कितना कर दिया जाए कि जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है वो ना हो। सेक्स रेशियो पहली बार 1000 को क्रॉस हो गया और सेक्स रेशियो 1020 हो गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 1000 मार्क को क्रॉस किया हो किसी NFHS में या सेंसस में।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 35.2 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि प्रति 1000 जो लाइव बर्थ होता है उसमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चे जो है उनका डेथ हो गया, अपना पहला बर्थडे कितने बच्चे नहीं मना पाए। और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट नाम से क्लियर है कि 5 साल के अंतर्गत 1000 पे वही वो 41.9 है। और NMR यानी न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट यानी कि 28 दिन भी कौन से बच्चे नहीं जिंदा रह पाए प्रति 1000 बच्चों का देखेंगे तो। अगला है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स, ये जारी किया नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पार्ट है, और जो इसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है WHO पे। अगला थीम है हमारा यूथनेसिया। विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं विक्टर एस्कोबार, जो कोलंबिया के हैं, जिनकी मृत्यु जो इसके अंतर्गत आए हैं फॉर द नॉन टर्मिनल इलनेस। जैसे नॉर्मली ये टर्मिनल इलनेस के होता है ना, बट नॉन टर्मिनल इलनेस के लिए विक्टर एस्कोबार। ओके, इंडिया में ना पैसिव यूथनेसिया अलाउड है, बट एक्टिव यूथ और पैसिव यूथनेसिया भी अलाउड है तो विद सर्टन कंडीशंस, बट एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है। मतलब आप पैसिव का और एक्टिव का मतलब है कि आप एक्टिवली किसी को ना इंजेक्ट कर दे कुछ और वो मर जाए, इस तरह से नहीं, बस उसका कुछ ऐसा सिस्टम है जो निकाल दिया जाए जिससे वो धीरे धीरे करके मर जाए, तो वो अलाउ कर दिया गया है, बट बहुत सारे कंडीशन है उसमें। अरुणा शानबॉग और कॉमन कॉज अगर ये आए तो ये समझ लीजिएगा यूथनेसिया से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में ये केस थे। अगला थीम है हमारा टोबैको पे, कि इंडिया जो है 2005 में पार्टी बना था WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का, एंड एक ये इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज एंड डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको ये किसने जारी किया, तो WHO ने जारी किया। नाउ एक रिपोर्ट है, अगला है हमारा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कौन कर रहा है, तो ये नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड WHO इंडिया ने मिल करके जारी किया, और इसका पहली बार मतलब इस तरह की चीज़ों को बनाया गया था। और अगर देखें प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पे कितनी हॉस्पिटल बेड्स हैं, तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम है। बेलगांव का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बेलगांव कर्नाटका का पार्ट है जिसे महाराष्ट्र कहता है कि हमारा है, तो उसमें इम्प्रेसिव ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट रेट देखा गया। नाउ अगला हमारा थीम है कि रिपोर्ट ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मेड इन इंडिया। अगेन नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट जारी कर रहा है आजकल। अगला है कि 3 UN के कन्वेंशन है ऑन ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इन तीनों का पार्ट इंडिया पार्टी है इसका। अगला है हमारा टॉपिक गेमिंग डिसऑर्डर्स पे। WHO ने कहा है कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन के रूप में कि ये एक मानसिक बीमारी है, इसको कैटेगराइज कर दिया है। WHO ने कोई फिक्स्ड आवर नहीं दिया है कि कितने घंटे आप खेलेंगे, बल्कि ये बोल दिया है कि अगर आप गेम खेलते हैं और गेम खेलने का आदत छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। ओके, चाइना ने अभी इस पर थोड़ा सा फिक्स किया है आवर्स को, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए प्रति सप्ताह जो है वो 3 घंटे की फिक्स कर दिया है। और सबसे एक रिपोर्ट आई थी, US बेस्ड कोई संस्था थी, तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो गेम खेलने वाले लोग हैं साउथ कोरिया में है और दूसरे नंबर पे इंडिया में है। अगला हमारा थीम है, एक रिपोर्ट है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट हमारा थीम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें भारत 116 देशों में 102 नंबर पे रहा, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे आगे रहे, और इसको जारी किया वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ मिल करके। और अगर किसी का स्कोर 0 आता है तो बेस्ट माना जाता है, और 100 आता है तो वर्स्ट माना जाता है। सबसे अच्छा यूरोप और सेंट्रल एशिया में स्थिति देखी गई। नाउ अगला हमारा थीम है कि नेशनल कन्वेंशन ऑन पॉपुलेशन ऑफ मैटरनल एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी, यह नीति आयोग ने इसको कन्वीन किया था। और नीति आयोग ने कहा है कि जो ओबेसिटी है यानी मोटापा, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। कुछ रिलेटेड थीम्स है, ईट राइट इनिशिएटिव, ये फसाई का इनिशिएटिव है, और माँ प्रोग्राम यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, यह इन्फेंट और यंग चाइल्ड की मतलब फीडिंग से संबंधित प्रोग्राम है, दूध पिलाना, जो माँ जो दूध पिलाती है उससे संबंधित है। ओके, अगला है हमारा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। अगेन यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, लेकिन इसको ज्वाइंटली प्रिपेयर किया था FAO, IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO ने मिल करके। और अगर SDG की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का संबंध जो है वो हंगर एलिमिनेशन से है। नाउ नेक्स्ट थीम इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये WHO ने जारी किया। अगला थीम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, यह जारी किया ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। अब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इसको फाउंड किया बाय यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कहाँ पे, तो एट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट
जो 2016 में हुआ। एक टर्म आ सकता है कि 3x3 अप्रोच का किससे संबंध है, तो बस इतना याद रखेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम से 3x3 संबंधित है। अगला है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जारी किया। इसमें सारे सिटीज और टाउन्स को इंडिया के इंक्लूड किया जाता है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, और कंडक्ट करता है ऑफ कोर्स महुआ मिनिस्ट्री जो है। और किसके साथ मिल करके, यानी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI। पहली बार 2016 में हुआ और ये छठा एडिशन था। छठा एडिशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस सर्वे था। इसमें इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का मतलब कैटेगोराइज किया गया और लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। वाराणसी को गंगा के किनारे बसा हुआ बेस्ट शहर माना गया और अहमदाबाद को सबसे अच्छा कैंट माना गया। नाउ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे यूपीएससी ने 2017 में सवाल पूछा, तो यह जॉइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप किया जाता है। इंडियन इंडस्ट्री में बेसिकली 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोचैम, CII एंड फिक्की। इसके चेयरमैन को प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज के रिकमेंडेशंस पे होता है। नोडल जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जिसका डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जिसको पहले DIPP कहते थे। ओके, अगला है वॉश रिपोर्ट। वॉश का मतलब होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो वही रिपोर्ट आया है, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर के जारी किया है और कहा गया पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अगर ओपन डेफिकेशन कहीं कम हुआ है तो वो इंडिया में हुआ है। नाउ SDG इंडिया इंडेक्स 2021 नीति आयोग ने जारी किया। ओवरऑल भारत का जो स्कोर था 66 था। केरला ने टॉप किया, बिहार सबसे नीचे था, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया। नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको पता ही है। और यूपी में पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यही कारण है यूपी ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को अनाउंस किया 2021 से लेकर के 2030 तक का। और 2021 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था उसका थीम था इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, यानी कोविड-19 फर्टिलिटी, इस तरह याद रखेंगे तो हो जाएगा। कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि पहला जो नेशनल प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग के लिए वो भारत लाया था 1952 में नेहरू जी के टाइम पे, और नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन बनाया गया था वाजपेयी जी के टाइम पे सन 2000 में, और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। देन मिशन परिवार विकास, यह 7 राज्यों के 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज़्यादा TFR हो वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। अंतरा और छाया बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। अगला है वेसेक्टोमी फोर्टनाइट, ये हर साल नवंबर में मनाया जाता है ताकि ट्यूबेक्टोमी आपने महिलाओं के लिए सुना होगा कि गांव में आपने सुनते होंगे कि अब ऑपरेशन हो गया, अब बच्चा नहीं होगा, तो विमेन ही क्यों, मेल क्यों नहीं, क्योंकि सिर्फ 2% वेसेक्टोमी होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए जो है वास्ट डिफरेंस का आपको पता होगा, वेसेक्टोमी वहीं से वर्ड निकला है। ओके, अगला हमारा थीम है नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या नीति आयोग जारी करता है और इसका पूरा हमने डिटेल में PT 365 इकोनॉमी में कवर किया है, तो आप वहां से इसको कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद एक कल्चर है छोटा सा, उसको हम करके देखिए। कल्चर का बेसिकली आप ट्रेडिशनल ही पढ़ेंगे, जो करंट का सिर्फ मुद्दा होगा हम उसी को कवर करेंगे, और उसके बाद हम साइंस एंड टेक करेंगे, प्रोबेबली कल या परसों। धन्यवाद। कल्चर हम पहले कर लेंगे, मतलब अगले 2 दिन में हम कल्चर और साइंस एंड टेक दोनों खत्म करेंगे। धन्यवाद।